दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 थी, बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा 8वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और उसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट विषाणु जनित रोगों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि कल हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की जो केमिस्ट्री होती है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, उसका 1 शॉट वीडियो आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री है वो होने वाली है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर को 2 या 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग एक एक वीडियो को आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला जो आपका लेक्चर है वो कल आ जाएगा। उस वीडियो को आप लोग देख लेना, उसका फिर एक और लेक्चर आएगा, बस आप लोग का जो पहला चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही और भी आपको अगर 1 शॉट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक, और नोट्स वगैरह अगर आप लोग को चाहिए और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस अभी केवल अक्टूबर 3 से पहले अगर आप लोग ज्वाइन कर दे तो केवल 100 रुपीज़ फीस है। ठीक, वो आपका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग वहाँ पर जाकर के मैसेज कर लेना। ठीक, तो जिनको ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करें, सभी लोग मैसेज ना करें। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा चैप्टर नंबर 8वां चल रहा था, जो आपका होता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा क्लास 12 की जो बायोलॉजी चल रही है, इसके अंतर्गत जितने भी आपके चैप्टर हो रहे हैं सभी चैप्टर के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोगों के बारे में समझा था और आज को हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि आज की वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण आपके विषाणु जनित रोग होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे ही आपका विषाणु जनित रोग कंप्लीट हो जाएगा हम लोग बढ़ेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक, तो आज की वीडियो में जो सबसे पहला रोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी देखा जाए तो विषाणु जनित रोग का तीसरा रोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दो रोगों को पढ़ लिया था, तो अगर आपने उसे नहीं देखा उसे जाकर के देख लेना। तो पहले जो तीसरा रोग आपका है वो है साधारण जुखाम, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉमन कोल्ड। ठीक, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जिस प्रकार से पिछले वीडियोस में करते हुए आए उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि जो साधारण जुकाम होता है उसको फैलाने वाला कौन सा रोग कारक होता है, नहीं उसको फैलाने वाला कौन सा विषाणु होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोग जनक के बारे में। तो साधारण जुकाम को फैलाने वाला जो रोग जनक होता है वो आपका होता है राइनो विषाणु। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राइनो विषाणु होता है वो साधारण जुकाम को फैलाने का कार्य करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो संक्रमण होता है, यानी कहने मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये साधारण जुकाम किस प्रकार से स्थानांतरित होता है उसको समझिए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और उस साधारण जुकाम से क्या है, संक्रमित है, तो जब वो खांसेगा या फिर छींकेगा तो उसके जो मुख से क्या निकलेंगे, बिंदु कण निकलेंगे, और वही बिंदु कण जब किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के अंदर चले जाएंगे तो उसको भी क्या हो जाएगा, साधारण जुकाम हो जाएगा। एक पहली चीज़ तो ये हो गई संक्रमण की। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है उसे देखिए, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से, यानी कहने मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई संक्रमित व्यक्ति है साधारण जुकाम से और उसी का अगर आपने कपड़ा यूज कर लिया, पहन लिया, या फिर कह सकते खाना वगैरह उसके साथ में खा लिया, तो उससे भी क्या होगा कि जो उसके अंदर जो विषाणु था वो आपके अंदर आ जाएगा और आपके अंदर भी साधारण जुकाम का कह सकते हैं रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक, फिर लक्षण की अगर हम लोग बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं जब ये रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो आपका होता है छींकना। ठीक, छींकना। दूसरा पॉइंट आपका होता है खांसना, गले में दर्द होना, नाक का बंद हो जाना, नहीं जब नाक बंद हो जाती है तो सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होने लगती है। तो ये सब कुछ साधारण लक्षण हैं आपके साधारण जुकाम के। पहला लक्षण है आपका खांसना, दूसरा है छींकना, तीसरा है आपका गले में दर्द होना, चौथा है आपका नाक का बंद हो जाना, पांचवा है आपका सांस लेने में दिक्कत। तो ये सारे लक्षण अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को आराम से सभी नंबर मिल जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों को करना होता है, जो आपका होता है रोकथाम एवं उपचार, यानी कि जो आपका साधारण जुकाम होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं और उसको सॉल्व करने का कह सकते हैं कि रोग को दूर करने के लिए क्या क्या उपचार अपनाए जा सकते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो रोकथाम और उपचार क्या होता है उसे समझिए। तो व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, यानी कहने मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने कपड़े वगैरह को साफ सुथरा रखे और अपनी साफ सफाई पर ध्यान दे। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका नियमित समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। कहने मतलब ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे विषाणु हमारे हाथ पे लग जाते हैं, तो हम लोग क्या करना है, नियमित समय से हम लोग क्या करना है, हाथ वगैरह धोते रहना चाहिए। ठीक, ताकि जो भी जीवाणु हमारे विषाणु जो भी हमारे हाथ शरीर में कहीं भी आए तो वो अपने नष्ट होते रहें समय समय में। ठीक, और ऐसा नहीं हो कि हम लोग हाथ वगैरह धोएंगे नहीं तो क्या होगा कि वही विषाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और प्रवेश करेंगे तो रोग उत्पन्न कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिख दिया हूँ कि आप लोग नियमित क्या करें, समय पर हाथ धोते रहें। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका एस्पिरिन और
एंटीहिस्टामाइंस औषधियों का उपयोग करना चाहिए। यानी कहने मतलब ये है कि इस रोग को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्पायरिन और एंटीहिस्टामाइंस औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है आपका नेजल स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। यानी कहने मतलब ये है जब हम लोग की नाक वगैरह बंद हो जाती है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो हम लोग नेजल स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह को रेडी किया जा रहा है। ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो बस आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि और भी मोटिवेशन हम लोग को मिल सके और भी वीडियोस को बनाने के लिए। तो कल आप लोग जरूर चैनल पर आइएगा और जो केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो आने वाला है उसको जरूर देखिएगा। सुबह में आपको देखने को मिल जाएगा 1 शॉट वीडियो, तो इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे रोग को समझते हैं। तो हमारा जो अगला रोग है, जो हमारा चौथा रोग है विषाणु जनित का, वो है आपका डेंगू बुखार। तो यानी डेंगू जो बुखार होता है वो भी आपका क्या है, विषाणु जनित रोग है। ठीक, तो डेंगू बुखार को हम लोग रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग को डेंगू बुखार हो जाता है तो हमारे रीढ़ की हड्डी में बहुत सारा दर्द होता है और साथ ही में पूरे शरीर में हमारे बुखार आ जाता है। ठीक, तो रोगजनक की बात करें, यानी कि जो डेंगू बुखार होता है उसको फैलाने वाला जो विषाणु होता है वो कैसा होता है, आपका डेंगू विषाणु होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका डेंगू विषाणु होता है वही आपको डेंगू बुखार फैलाता है। अब हम लोग बात करेंगे ये कि इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो डेंगू बुखार होता है मच्छरों के माध्यम से फैलता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि वो कौन सा मच्छर होता है जिसके माध्यम से हम लोग को डेंगू बुखार फैलता है। सभी मच्छर आपको डेंगू बुखार नहीं देते हैं, कुछ ही मच्छर होते हैं, कुछ एक प्रजाति होती है जिसका क्या नाम है, एजिप्टा नाम है। ठीक, तो यही प्रकार के जो मच्छर होते हैं वही हम लोग को डेंगू बुखार कह सकते हैं कि डेंगू बुखार हमारे शरीर के अंदर फैलाते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी संक्रमण के बारे में। अब हम लोग लक्षण की बात करें कि जब हम लोग को डेंगू बुखार वगैरह हो जाता है तो क्या क्या लक्षण हमारे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण आपका होता है तेज बुखार का आना। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, डेंगू बुखार में आपको सबसे पहले सबसे तेज बुखार आ जाएगा, गंभीर सिर दर्द होने लगेगा, सिर वगैरह बहुत तेज दर्द होता है। दोस्तों मुझे ये बुखार हुआ है इसलिए मैं ये जानता हूँ, अगर आप लोग को भी हुआ है तो कमेंट करके बताना कि डेंगू बुखार किसको किसको हुआ है। ठीक, फिर बात करें नेत्रों के पीछे दर्द, यानी कि आँख के पीछे क्या होता है, दर्द वगैरह होने लगती है, आँख वगैरह खोलने का मन नहीं करता है और भूख भी नहीं लगती है और जी मचलाता है अजीब तरीके से। और साथ ही में जो हमारी पेशियाँ होती हैं, हाथ पैर में जो भी हड्डियाँ वगैरह होती हैं, सभी चीज़ें अच्छे बहुत ही कह सकते हैं बुरी तरीके से दर्द होती हैं और साथ ही में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो भी बहुत दर्द होती है। ठीक, अब हम लोग बात करें कि जो डेंगू रोग होता है, कह सकते हैं डेंगू जो बुखार होता है उसको हम लोग किस प्रकार से चेकअप के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हम लोग को डेंगू बुखार है कि नहीं है। तो उसमें जो पहला परीक्षण होता है वो आपका होता है एलिशा। तो एलिशा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद करनी है, यानी कि इसका फुल फॉर्म याद करना है, ताकि अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले एग्जाम में तो आप लोग वहाँ पर बता पाएँ। फिर आया दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपका होता है हे एसे, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिमाग्लूटिनेशन। ठीक, क्या होता है आपका हिमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया दूसरा पॉइंट की। तीसरा जो आपका होता है परीक्षण वो होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज और चेन रिएक्शन। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डेंगू बुखार होता है उसको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं और उसके उपचार में क्या क्या चीज़ें हम लोग अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो मच्छरों के प्रजनन वाली जगहों पर क्या करना है, हम लोग को समाप्त कर देना। यानी कहने मतलब ये है कि जहाँ पर भी मच्छर हमारे उपज रहे हैं या फिर कह सकते हैं जहाँ पर भी मच्छर प्रजनन कर रहे हैं, उन जितने भी जगह होंगी हमारे आसपास में उन सभी जगहों को क्या करना है, समाप्त कर देना है। मान लीजिए आपके अगल बगल में पानी वगैरह भर जाता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, मच्छर पैदा होने लगते हैं। तो हम लोग क्या करना है, उस पानी को साफ कर देना है जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छर पैदा ना हो सके और हम लोग को डेंगू वगैरह से हम लोग बच सकते हैं इस प्रकार से। अगला पॉइंट आपका होता है कि अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। तो आप लोगों ने कई सारे ऐड वगैरह देखे होंगे कि डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए जब भी हमारा कभी कभी होता है कि सीजन वगैरह आते हैं तो उसमें क्या होता है डेंगू बहुत तीव्र गति से फैलता है। तो उस सीजन में हम लोग क्या करना है, डीडीटी का छिड़काव कर देना है जहाँ पर भी अंधेरा हो और वहाँ पर मान लीजिए कोई भी ऐसा क्षेत्र है या फिर कोई भी ऐसा स्थान है हमारे घर के आसपास में जहाँ अंधेरा हो रहा है और नमी भी वहाँ पर है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग कर देंगे, छिड़काव कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके होंगे विषाणु वगैरह वो सभी नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर
डेंगू जो रोग फैलाने वाले जो आपके होते हैं मच्छर वहाँ पर कह सकते हैं उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। अगला जो आपका पॉइंट है वो है इसके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए जिससे मच्छर घर में ना आ सकें। ठीक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारे घर के दरवाजे हैं या खिड़कियाँ हैं उनमें क्या कर देना है, हम लोग को जाली लगा देना है जिसकी वजह से जो मच्छर है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। ठीक, अगला आपका जो पॉइंट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेंगू बुखार की कोई भी विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो डेंगू बुखार होता है उसका कोई भी एंटीबायोटिक औषधि नहीं होती है। उसके समय हम कह सकते हैं कि जब हम लोग को बहुत तेज बुखार आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और एस्पायरिन का उपयोग नहीं करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहीं तक आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण विषाणु जनित रोगों के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होने वाली है उसमें आपके जितने भी आपके विषाणु जनित रोग होंगे उन सभी रोगों को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।